नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में अकबरपुर थाना अंतर्गत पैतपुर गांव में 11,000 केवी विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भगवान साय के परिजनों ने बताया कि पैतपुर गांव निवासी भगवान साय अपने खेतों में पानी मोड़ रहा था। इसी दौरान ऊपर से जारी 11,000 केवी लाइन टूट गई, जिसकी चपेट में आकर भगवान साय अचेत हो गया, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक भगवान साय परवेनी थाना अंतर्गत रैनी का निवासी था। तो पानी मोड़ा था, नेट लगी, बस वहीं गिर पड़ा। फिर खूब फूटा है लेकिन हो तो नहीं आया। कौन सी जगह कर रहा था ये काम? ये नहीं काम नहीं, पैतपुर में पानी मोड़ रहा था। कौन सा गाँव है? पैतपुर में। थाना कौन सा लगता है? हमारे अकबरपुर लगता है। अकबरपुर। अच्छा, तो खेत पे गिर पड़ा। हाँ, मतलब पानी लगा रहा था, स्टार्टर पानी नहीं लगा रहा था ना, करंट काट गया। किसका? बैठ का 11,000 लाइन टूट गई। फिर सूचना तो पहुंचे थे मौके पे? वहाँ पहुंचे थे और वाले बचे घर पे वहाँ पे। दो है लड़का। कितनी उम्र है इसकी? उम्र 40 करीब हुई। जयपुर हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे राजस्थान में वन इलेक्शन के आधार पर एक साथ 250 से अधिक बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को कराए गए। अलवर बार एसोसिएशन चुनाव की वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुई। अलवर बार में 1,388 वोटर है। सुबह 11 बजे तक करीब 138 वोट डल चुके थे। वहीं शाम 4 बजे तक करीब 80 से 85% वोट डलने की संभावना है। अलवर बार में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव है। यह वकीलों के लिए चैम्बर और मुवक्किलों के लिए बैठने की जगह बड़े मुद्दे हैं। मिनी सचिवालय में वकीलों के चैम्बर की लड़ाई जारी है। इसके अलावा कोर्ट में मूलभूत सुविधाओं को विस्तार देने की जरूरत है। वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा ने कहा कि बार एसोसिएशन के चुनाव बैलेट पेपर पर होते हैं, जहां ईवीएम पर सवाल खड़े होना बंद हो जाएंगे। तब तक ईवीएम से वोट कराए जाएंगे। ईवीएम को लेकर आशंकाएं बनी रहती हैं। फिर भी प्रशासन से ईवीएम से चुनाव कराने की मांग की गई, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस कारण ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होते रहे हैं। इस बार अध्यक्ष पद के लिए अनिल वशिष्ठ और राकेश शर्मा, उपाध्यक्ष के लिए नवल शर्मा, मोहित कौशिक, राम लखन सिंह बैसला और विक्रम सिंह शेखावत, सचिव के लिए अजय यादव, जितेंद्र शर्मा और पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव के लिए कृष्ण कुमार, जयश्री चौधरी और योगेश कुमार, वहीं पुस्तकालय सचिव के लिए कृष्णा सैनी और सोनिया और कोषाध्यक्ष के लिए अजय धार और मुकेश शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं कार्यकारिणी के लिए अमित कुमार शर्मा, तरुण गौड़, रविकांत वर्मा, शबीर खान, सीमा मुखीजा, सुनील चौधरी और सोहन लाल सोगत चुनाव लड़ रहे हैं। गत वर्ष अलवर में वोटों की गिनती शाम करीब 6 बजे शुरू हुई थी, जो रात भर चली थी। यह काउंटिंग अगले दिन तड़के करीब 4 बजे पूरी हुई थी। इस बार भी ठीक उसी प्रकार 4 बजे तक वोट डलेंगे। उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी। रात को करीब 2 बजे के आसपास पूरे परिणाम आ सकेंगे। ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूरे राजस्थान में एक साथ आज हर जिले में चुनाव हो रहे हैं विधानसभा की तर्ज पर, और अलवर जिले में भी इसके तहत चुनाव हो रहे हैं। यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु 2 प्रत्याशी हैं, जिनमें एक मैं हूँ, एक राकेश शर्मा जी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष, प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष, कार्यकारिणी मेंबर और सचिव पद हेतु मतदान है। करीब 1500 मतदाता हैं। और मेरी जब तक बात है, प्राथमिकता यही है कि बाहर बेंच में सामंजस्य बना रहे, ताकि पीड़ित वर्ग जो न्यायालय में आता है उसको सस्ता सुलभ न्याय मिले, उसको न्याय में देरी नहीं हो। और युवा देवताओं के लिए, वकीलों के लिए वेलफेयर स्कीम जो चालू कुछ हमारी हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इन्हीं मुद्दों से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अलवर में मोती डूंगरी स्थित लेमनेड होटल में कार्यरत सेल्समैन 9,82,000 रुपये लेकर फरार हो गया। इसे लेकर होटल मैनेजर विकास यादव ने अरावली विहार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि सनी महाजन उनके होटल में बतौर सेल्समैन 2019 से कार्य कर रहा था। अब पता चला कि सेल्समैन ने होटल में शादी, सगाई, बर्थडे सहित अन्य तरह के आयोजनों की बुकिंग कर ली और अग्रिम राशि खुद ने रख ली। अब जब ग्राहक आने लगे तो पता चला कि सनी को अग्रिम राशि दे रखी है। सनी ने यह राशि होटल रिकॉर्ड में जमा नहीं कराई। इसके बाद अचानक सनी होटल से फरार हो गया। इसके बाद कई ग्राहक सामने आए, जिन्होंने बुकिंग अमाउंट सनी को जमा कर रखा है। यह राशि करीब 9,82,000 रुपये है। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। वहीं होटल मालिक ने बताया कि आरोपी ने उनके ग्राहकों से अग्रिम रकम ले ली। श्री विकास कुमार यादव, मैनेजर होटल लेमंडे मोती डूंगरी ने थाना अरावली विहार पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनके होटल में सेल्समैन के
पद पर कार्यरत सन्नी महाजन पुत्र विमल महाजन काम करता था, जो ग्राहकों से अग्रिम राशि का भुगतान प्राप्त किया था, करीब 9,82,000 रुपये। वो लेकर फरार हो गया है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनीत तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक राजस्थान के विधायकों से राय शुमारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं 15 दिसंबर तक राजस्थान के नए मुख्यमंत्री की शपथ भी हो सकती है, क्योंकि 16 दिसंबर से मलमास शुरू हो रहे हैं। इधर गुरुवार रात पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नड्डा और वसुंधरा के बीच सवा घंटे तक बातचीत हुई। वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा को लेकर खबर तक से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी अलवर के पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा ने कहा कि जल्द ही राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा होगी। राजस्थान में लगाए गए तीनों पर्यवेक्षक यहाँ के विधायकों से राय शुमारी कर केंद्र में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं जनता में चल रहे नाम को लेकर उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया, ओम प्रकाश माथुर, अश्वनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत में से कोई मुख्यमंत्री होगा। वहीं बाबा बालक नाथ के नाम को लेकर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। राजस्थान में चुनाव मतगणना हुए कई रोज हो गए हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है। कई लोगों के द्वारा काफी कयास लगाए जा रहे हैं, कोई किसी को बता रहा है मुख्यमंत्री तो कोई किसी को। तो आज हमारे साथ पंडित धर्मवीर शर्मा हैं, जो अलवर जिले से पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कब तक मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा और आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। पंडित जी, आप बताइए कि लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, कोई बाबा बालकनाथ का नाम ले रहा है, कोई वसुंधरा का, कोई करोड़ीलाल मीणा का। तो आप बताइए कौन होगा मुख्यमंत्री। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी थोड़ी देर पहले तीनों राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, वहां पर्यवेक्षकों की घोषणा कर दी है। और राजस्थान में भी राजनाथ सिंह जी और सरोज पांडे जी और विनोद तावड़े आएंगे। और इसी तरह सर्बानंद सोनोवाल और मुंडा जी, अर्जुन मुंडा जी छत्तीसगढ़ जाएंगे। और इसी तरह मध्य प्रदेश में भी लगाए गए हैं। तो अब विधायक दल की बैठक जल्दी से जल्दी होगी और उसमें विधायक अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे और उन्हीं को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी, जल्दी दिलाई जाएगी। अब की बार ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री का ना तो पहले नाम चेहरा घोषित किया गया और अब भी इतना टाइम लग रहा है। टाइम नहीं लग रहा है और चेहरा घोषित नहीं किया उसका तो कोई राजस्थान के साथ ही ऐसा नहीं हुआ है। ये पहले हरियाणा में हो चुका है, हिमाचल में हो चुका है, बंगलोर कर्नाटक में हो चुका है। ये पार्टी ने अपनी नीति और नियमों में संशोधन किया है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ है, ऐसा ही तेलंगाना चुनाव में किया है और ऐसा ही छत्तीसगढ़ में किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पार्टी की अपनी अपनी नीति है और वो लाभकारी। आपको क्या लगता है कि जो 3 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं राजस्थान में, वो किसका नाम घोषित करेंगे? नहीं, पर्यवेक्षक नाम घोषित करने नहीं आ रहे हैं। पर्यवेक्षकों को ये शक्ति भी नहीं है कि वो किसी का नाम घोषित करें। वो तो विधायकों की राय लेंगे और विधायकों की राय में जो सर्वसम्मति बनेगी उसके नाम को वो उजागर कर देंगे। यही तरीका है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अगर वसुंधरा राजे को नहीं बनाया गया तो भाजपा की सरकार जल्द ही गिर जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। वसुंधरा जी की माता जी श्रीमंत विजया राजे सिंधिया ने जनसंघ को पौधे से लेकर वृक्ष बनने तक, भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी वट वृक्ष बनने तक उनका खून पसीना, उनका धन, उनका समय लगा है। इनकी माता जी के द्वारा सींचा गया ये संगठन है। कभी भी वसुंधरा जी ऐसा नहीं करेंगी जो भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं हो। जो पहले सामने आया था पूर्व में भी, जब गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार गिरने की बात हुई तो वसुंधरा राजे ने बचाई थी सरकार। गलत है ये अशोक गहलोत को आप इतना मानते हो क्या? उस पर विश्वास करते हो क्या? अशोक गहलोत के कहने, वो तो वसुंधरा जी, देखिए अशोक गहलोत के निगाह में राजस्थान में उनको अपने मुकाबले की नेता लगती है वसुंधरा जी।
वो तो ये चाहते ही थे कि वसुंधरा जी को नेता बनाकर चुनाव न लड़ा जाएगा तो ये 150-56 सीटें पहले की तरह ले आएंगे, 163 भी ले आई थी। तो वो इस बात की वजह से शंका पैदा करने के लिए उन्होंने ये बात फैलाई, लेकिन पार्टी की तो नीति ही थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए बिना चुनाव लड़ेंगे। तो वो तो उन्होंने इस वजह से फैलाया, वसुंधरा जी को एक तरह से बदनाम करने के लिए उनकी चाल है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये भी सामने आ रहा है कि वसुंधरा जी का जो लड़का है दुष्यंत सिंह, गलत है, बिल्कुल उसका खंडन आ गया है। और 4 आदमियों की बाड़ेबंदी होती है क्या? झालावाड़ के विधायक है वो, कोई आदमी अपनी मर्जी से कहीं ठहर जाएगा, बाड़ेबंदी होगी वो? और दुष्यंत जी है ही नहीं। आप बिल्कुल गलत, झूठी बात है। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में बाबा बालकनाथ होंगे या वसुंधरा राजे होंगे मुख्यमंत्री? देखो, ये तो विधायक तय करेंगे और मुझे लगता है कि वसुंधरा जी और ओम प्रकाश जी माथुर और अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत, इनमें से कोई बनेगा। बाबा बालकनाथ का नाम नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, पर आपने मुझसे पूछा है, मैं जवाब दे रहा हूँ। गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में गोविंदगढ़ जालूकी मार्ग पर 24 जुलाई की रात्रि करीब 8 बजे लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने इस वारदात में शामिल 10,000 रुपये के वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। गोविंदगढ़ थाना अधिकारी हितेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 जुलाई को कस्बे में व्यापारी के साथ करीब 6,80,000 रुपये की लूट की घटना के प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा 10,000 रुपये का वांछित आरोपी को अटेली हरियाणा से गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने में हेड कांस्टेबल तेजराम और कांस्टेबल राजेश की विशेष भूमिका रही। इस वारदात को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस द्वारा पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार प्रकरण का परिवादी व्यवसायी है, जिसके नौकर रूपचंद उर्फ रूपी ने अपने बुआ के लड़के मुकेश उर्फ मुक्की के साथ व्यापारी को लूटने की योजना बनाई। वहीं अपने साथी भरत उर्फ भरत चरत के जरिए लूट की वारदात करने वाले आरोपी मौसम, फारूकू उर्फ टिंडा और करनेल उर्फ टिक्का, बलजीत उर्फ राजू से मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। ये व्यापारी से लूट हुई थी 24 जुलाई को, जिसमें अब तक कुल 6 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं पुलिस द्वारा। कल सूचना हमको मिली थी कि एक जो शेष आरोपी है इसके अंदर, जिसका नाम मौसम पुत्र जाकर मेव है, ये इसमें वांछित चल रहा था। इस पर 10,000 रुपये का इनाम भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जारी किया हुआ है। इसकी सूचना मिली तो कल इसको अटेली थाना इलाके हरियाणा से हमारी टीम में तेजराम हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल राजेश और अन्य हमारी टीम गई थी, जिसमें मुख्य रूप से राजेश कांस्टेबल की सूचना थी। उनके आधार पे ये लोग दस्तयाब करके लाए और इसको अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अभी सर सारे जो आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं? हाँ, अन्य शेष आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। अंतिम ये था जिस 10,000 का इनाम है, जिसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने राह चलती 3 महिलाओं को टक्कर मार दी। इस घटना में 2 महिलाओं के मौके पर ही मृत्यु हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार मेड़ से सताना सड़क मार्ग पर भोजेरा मोड़ पर एक ही परिवार की 3 महिलाएं अपने घर जा रही थी, तभी किसी अज्ञात वाहन ने तीनों महिलाओं को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। मेड सीएससी प्रभारी डॉक्टर हनुमान सहाय गुजर ने बताया कि दुर्घटना में विमला देवी और प्रेम देवी की मौके पर मृत्यु हो गई, वहीं छोटी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही घायलों को सीएससी को पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल छोटी देवी को चिकित्सकों ने जयपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं मृतक महिलाओं के शवों को पोस्टमार्टम के लिए विराटनगर सीएससी भेजा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। मौके पर उपस्थित प्रतिनिधि भीम सिंह दोहराता, शिवदान फागना, मनोज रातावाल ने सीआई के नहीं पहुंचने पर विरोध जताया। घटना की सूचना पाकर विराटनगर डीवाईएसपी और एडिशनल एसपी कोटपुतली यहां पहुंचे। इसके बाद ग्रामीणों ने दुर्घटना करने वाले वाहन की बरामदगी को लेकर आक्रोश प्रकट करते हुए विराटनगर थाना परिसर पर धरना दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुर्घटना करने वाले वाहन को जब्त कर लिया। वहीं मेड कस्बे में मृतक महिला के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आर्थिक रूप से गरीब मृतक परिवार के लिए मुआवजे की मांग की, जिन्हें प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश करते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार मुआवजा दिलवाने की बात कहकर मामले को शांत करवाया। अभी 2-2:30 बजे हमें सूचना मिली कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर सताना मोड़ पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 3 लेडीज़ों को कठिनाई से हमारी एम्बुलेंस से लेके आए हम यहाँ, जिसमें 2 विमला देवी और प्रेम देवी तो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गई थी और एक छोटी देवी सीरियस थी, जिसको हमने यहाँ से साफरा रेफर कर दिया। और प्रेम देवी और विमला देवी
जिनको मृत घोषित करके अभी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए ले लिया गया है। करौली जिले के हिंडौन में रोडवेज डिपो से गौशाला के बीच कीचड़ और जल भराव से राहगीरों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर के बस स्टैंड, डैम्प रोड सहित कई स्थानों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। आपको बता दें कि तेली की पसेरी वाले मोड़ पर बेरियान के पुरा पर रोड की हालत पूर्ण जर्जर अवस्था में है। यहाँ जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं जिनमें वाहन चालक गिरकर चोटिल हो रहे हैं। साथ ही हिंडौन क्षेत्र के सिंघान गांव के भी कीचड़ और जल भराव से ग्रामीणों को आवागमन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई सुध नहीं ली गई। डीग जिले के कामा कस्बे में डीएसपी निवास के सामने स्थित एक ऑनलाइन पार्सल की दुकान पर 50 से अधिक समाज कंटकों ने लाठी डंडों के साथ हमला कर दिया। इन समाज कंटकों ने दुकानदार के साथ मारपीट करने के बाद पार्सल की दुकान में रखे सामान को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहीं दुकान पर पथराव कर दुकान के शीशे भी तोड़ दिए। घटना की सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर वारदात को अंजाम देकर फरार हो चुके थे। दुकान पर किए गए हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। जानकारी के अनुसार गौरव इंटरप्राइजेज की दुकान पर कामा कस्बे के कनवारा गांव निवासी एक युवक ने जीन्स की पैंट ऑनलाइन माध्यम से मंगवाई थी। इसके बाद 2-3 दिन पैंट पहनने के बाद आरोपी युवक दूसरी जीन्स लेकर ऑनलाइन पार्सल की दुकान पर वापस करने पहुंचा, जिसे दुकानदार ने दूसरी जींस होने का हवाला देकर वापस लेने से मना कर दिया। इसी बात से नाराज होकर आरोपी अपने साथ 50 से अधिक लोगों को लेकर आया और दुकान पर हमला बोल दिया। हमारे यहाँ पर रामेश्वर सरपंच का पुत्र है, उसका नाम है भूरा। वो यहाँ पर आके अपने साथ 50 आदमी लेके आया था। 50 आदमियों के साथ उसने पूरी तोड़ फाड़ की है। अंदर ऑफिस में कांच वाँच तोड़ दिए, 2 लैपटॉप तोड़ दिए और 5 लाख रुपए यहाँ से अंदर से निकाल के ले गया। पुलिस को मैंने फ़ोन कर दिया 112 नंबर पे। लगभग वो 50 से 60 आदमी थे, जिनके मैं नाम भी अभी निकाल रहा हूँ। सारे वीडियोस में हैं, सारी जो रिकॉर्डिंग हमने करी है, जितनी रिकॉर्डिंग हुई पड़ी है यहाँ पर, पूरा ऑफिस तोड़ दिया है उन्होंने। कहीं पे भी कुछ भी नहीं छोड़ा है। और अभी फ़ोन करके धमकी और दे रहे हैं कि हम तो ऐसे ही करेंगे। गुंडा राज चल रहा है सब कामों में। ये झगड़ा किस वजह को लेकर हुआ था? ये घटना रिटर्न की वजह से हुआ था कि प्रोडक्ट का रिटर्न था। जो कंपनी के SOP है उसके हिसाब से हम उठा सकते हैं, SOP के खिलाफ नहीं जा सकते। 15,000 रुपये की जीन्स मंगा रहा है, उसके लिए पुरानी रिटर्न दे रहा है, कहाँ से एक्सेप्ट होगी? दादागिरी से एक्सेप्ट करवा रहा है। दादागिरी कहाँ से चलेगी? मतलब हमारा कोरियर भी सेफ नहीं रहा इस कंडीशन में। तो दौसा जिला के जसोता गांव में शीला नाम की महिला का डिलीवरी के दौरान अपने बच्चे को जन्म देने के बाद निधन हो गया था। इस परिवार में कमाने वाली एकमात्र सहारा मृतक महिला ही थी। महिला के स्वर्गवास होने के बाद परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। इस परिस्थिति को देखते हुए सर्व समाज के सहयोग से नवयोग हेल्प टीम, मां वैष्णो, मां नर्मदा सेवा समिति और सभी सहयोगकर्ताओं के सहयोग से मिशन चलाकर उसकी विधवा सास और बेसहारा बच्चों के लिए 1,70,329 रुपये एकत्रित किए, जिसमें 75,000 की FD दोनों बच्चों के नाम करवा दी गई। वहीं शेष राशि बुजुर्ग दादी को घर खर्च के लिए दे दी गई। मिशन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए नरसिंह मीणा ने बताया कि मिशन किसी एक व्यक्ति के सहयोग से सफल नहीं होता है, ये सभी सहयोगकर्ताओं के सहयोग से ही सफल होते हैं। मिशन समापनकर्ता सुनील कुमार मीणा ने सभी सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी सहयोगकर्ता हमेशा जरूरतमंद और असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहें। वहीं जसोता सरपंच बबली देवी मीणा ने 11,000 रुपये नकद देते हुए बताया कि उनके द्वारा इस परिवार को सरकार की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यह कार्य सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। वहीं उन्होंने नवयुवक टीम मां वैष्णो, मां नर्मदा सेवा समिति का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह टीम अभी तक 151 मिशनों में सहयोग कर चुकी है और आगे भी इसी प्रकार लोगों का सहयोग करते रहें। शीला देवी निवासी जसोता का जो स्वर्गवास हो गया था, डिलीवरी के वक्त अपनी बच्ची को मात्र जन्म देकर अपनी जीवन की दौड़ टूट गई थी। उनके बाद ये बुजुर्ग उनकी सासू माँ थी, जो कि कमाने का मात्र जरिया शीला देवी जी थी। उनके बाद में यह परिवार आर्थिक स्थिति से तंगी आकर सर्व समाज का सहयोग लेकर, जो सर्व समाज के सहयोगी हैं उनके सहयोग से मिशन प्रारंभ किया गया था, जो कि मिशन प्रारंभ किया 23/11/2023 को और मिशन समाप्त हुआ है 6/12/2023 को। मिशन 14 दिन चला है, जिसमें कुल टोटल सहयोग राशि है 1,70,329। कुल टोटल सहयोग राशि है 1,70,329। सभी सम्मानीय साथियों
ने बढ़ चढ़कर एक असहाय परिवार की जो सहायता की है, मैं सभी दानदाता बंधुओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की निर्मम हत्या के विरोध में करणी सेना ने सर्व समाज के आह्वान पर शुक्रवार को खैरतल बंद रखा गया। यह बंद शांतिपूर्वक रहा। यह बंद के दौरान करणी सेना के नौजवानों ने शांतिपूर्ण जुलूस कस्बे से निकाला। जुलूस के दौरान कोई अप्रिय वारदात न हो, इसके लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया था। जुलूस का समापन जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर संपन्न हुआ। यहां वक्ताओं ने गोगामेडी को शहीद का दर्जा देने, अन्य मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके बाद करणी सेना द्वारा सहायक कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा, खैरतल करणी सेना अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौहान, संग्राम सिंह शेखावत, शंकर सिंह चौहान, जितेंद्र सिंह तंवर, विनोद सिंह, पृथ्वी सिंह चौहान, सर्वेश गुप्ता, टिल्लू शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। महासंघ की ओर से क्या योगदान दिया गया इस बंद में? जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि व्यापार महासंघ किसी जाति बिरादरी का या किसी समाज अकेले का नहीं है। ये सर्व समाज के लिए आने वाली किसी भी समस्या और हमारे व्यापारी भाइयों को जब भी कोई समस्या आती है तो उसके लिए आगे बढ़कर योगदान देता रहा है। और कल ये भाई सब लोग मेरे पास करणी सेना के सब जिला के पदाधिकारी और युवा दल 1-1:15 बजे मेरे पास आए थे। इतना टाइम कम था कि हम सबको बुलाकर मीटिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं हमारे सारे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने फ़ोन पे ही कंसेंट देकर इस दुख की घड़ी में अन्याय के खिलाफ बंद का आह्वान का समर्थन किया और पूरा समर्थन दिया। अब सवाल जहाँ तक आता है, गोगामेडी साहब का सब जानते हैं कि बहुत बड़े दिलावर थे, बहुत बड़े नेता थे, 36 बिरादरी की बात करते थे। एक बात के लिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जहाँ तक डीजीपी के बयान का सवाल है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे कई बार धमकी की बात की थी, लेकिन पुलिस में कोई ऐसी शिकायत FIR दर्ज नहीं की, इसलिए हम सुरक्षा नहीं दे पाए। ये मैं अपने स्टैंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये तय है कि उनको धोखे से मारा गया। वो इस तरह से जाने वाले नहीं थे, जिस तरह एक मिलने वाले आदमी ने उनसे परिचित होकर टाइम लेकर शादी का कार्ड देने के बहाने अंदर जाके उनकी हत्या की है। ये बहुत निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है। और चाहे सरकार किसकी भी हो, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब सवाल आता है कि जो भाई कह रहे हैं कि साहब उनके जो गिरफ्तार किया जाए, निश्चित रूप से जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए। और जहाँ तक उनके परिवार को और जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा की बात है, उनको कल ही सुरक्षा दे दी गई है, ये आज के पेपर में है। लेकिन क्योंकि गलत माना गलत, हम सब भाइयों के साथ है। आइंदा भी जब भी समर्थन मांगेंगे, पूरा शहर जाति बिरादरी से ऊपर उठकर, समाज से ऊपर उठकर सर्व समाज की बात करते हुए इस और कभी भी आइंदा भी कोई अगर गलत हरकत होती है तो उसके खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। हमने अपने खैरतल में और संपूर्ण व्यापार मंडल का हमारे साथ सहयोग रहा। इन लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। दादा सुखदेव की जो निर्मम हत्या की गई है उसके नियम पे हमने ये काम किया। और हमारी यह मांग है कि जिस तरह से पंजाब सरकार से मैसेज आया हुआ था, उन्होंने आज तक जब तक राजस्थान सरकार सोती रही, क्या उनको पता नहीं था? और हमारी यही मांग है कि दादा की पूरी फैमिली को जेड सुरक्षा दी जाए और उनके परिवार को सरकारी जॉब दिया जाए। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए कठुमर निवासी चंद्र प्रकाश तिवारी का कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सर्व समाज द्वारा सम्मान किया गया। गोपेश भारद्वाज ने बताया कि चंद्र प्रकाश तिवारी ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा 2021 में 273वीं रैंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है, जिनका कस्बा सहित क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों ने साफा बांधकर सम्मान किया है। इस मौके पर चेयरमैन शेर सिंह मीणा, मुकेश खींची, रमेश चौधरी, सुनील बजाज, अनिल कौशिक, भूमिदत्त शर्मा, नाहर सिंह चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह धाकड़, महेश जैन, विकास भारद्वाज, जगदीश नाटोज, ओमी पहलवान, केदारनाथ, भुवनेश तिवारी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। तिजारा में आधार केंद्र पर काम नहीं होने से आमजन सहित केंद्र संचालक को भारी परेशानी हो रही है। तिजारा पंचायत समिति के आधार संचालक मोनू सरोलिया ने बताया कि उपखंड में 3 दिन से आधार केंद्र पर आमजन काम न होने से चक्कर काट रहा है। यहाँ काम नहीं होने पर लोग अपना समय खराब कर निराश होकर वापस जा रहे हैं। इससे आधार सेंटर के कार्मिक भी परेशान है। UIDAI डिपार्टमेंट की तरफ से आधार का नया सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया था, लेकिन नए सॉफ्टवेयर ने आधार संचालकों और आमजन की परेशानियों को बढ़ा दिया है। विभाग ने सॉफ्टवेयर तो बदल दिया, लेकिन पुरानी मशीनरी को नहीं बदला। ऐसे में आधार केंद्र पर काम ठप्प है। विभाग द्वारा कब तक मशीन चालू होगी, इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। रामगढ़ बार एसोसिएशन के चुनाव निर्वाचन अधिकारी राम साई गुर्जर के सानिध्य में संपन्न हुए, जिसमें पूर्व में ही सबकी सहमति से अन्य कार्यकारिणी को निर्विरोध घोषित कर दिया गया था।
यहां केवल अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर मतदान किया गया, जिसमें रामगढ़ बार की ओर से अध्यक्ष पद के लिए धर्मपाल मेघवाल, मुजीमुर रहमान और राजू सांवरिया चुनावी मैदान में रहे। मतदान के दौरान धर्मपाल मेघवाल को 34 मत, मुजीमुर रहमान को 21 मत और राजू सांवरिया को मात्र 2 मत मिले। इसके बाद हुई मतगणना में धर्मपाल मेघवाल 12 वोटों से विजयी हुए। इसके बाद निर्वाचित अध्यक्ष धर्मपाल मेघवाल सहित समस्त निर्विरोध कार्यकारिणी को निर्वाचन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई गई। इस मौके पर सभी सदस्यों ने नव निर्वाचित अध्यक्ष और कार्यकारिणी का माला पहनाकर और साफा बांधकर स्वागत किया। आज दिनांक 8/12/24 को अभिभाषक संघ रामगढ़ के चुनाव संपन्न कराए गए, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार थे, जिसमें धर्मपाल मेघवाल जी को 34 मत मिले और मुजीबुर रहमान जी को 21 मत प्राप्त हुए और राजू राम सांवरिया जी को 2 मत प्राप्त हुए। धर्मपाल मेघवाल जी को 13 वोटों से विजयी घोषित किया गया और बाकी सदस्य उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कार्यकारिणी के सदस्य निर्विरोध घोषित किए। अलवर के सदर थाना क्षेत्र में बलदेव का वास के पास बजरी से भरे ट्रोले के केबिन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग लगने से ट्रोले का केबिन पूरी तरह राख हो गया। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं इस मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। इस आग से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। महुआ निवासी ट्रक ड्राइवर जावेद ने बताया कि वह बजरी भरकर जा रहा था, तभी कैबिन में अचानक चिंगारी निकली और पूरे कैबिन में आग लग गई। प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद सरपंच संघ ने शुक्रवार को बाबा बालकनाथ के मुख्यमंत्री बनाने को लेकर हनुमान सर्किल स्थित मंदिर पर हवन यज्ञ किया। हवन यज्ञ में मौजूद सरपंच संघ सदस्यों ने मंत्र उच्चारण कर बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाए जाने की प्रार्थना की। इस अवसर पर सरपंच संघ अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि बाबा बालकनाथ ने सांसद रहते हुए जिले में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। अब तिजारा से बालकनाथ विधायक बने हैं और प्रदेश में बीजेपी का पूर्ण बहुमत है। सरपंच संघ ने बाबा को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर हवन यज्ञ और प्रभु के समक्ष प्रार्थना कर मंत्र उच्चारण किया। उन्होंने कहा कि मजबूत इच्छा शक्ति, कर्मठ, ईमानदार होने के चलते बीजेपी को बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ये जिले के सभी सरपंच साथी आज अलवर में हनुमान सर्किल के ऊपर हनुमान मंदिर में एकत्रित होके महंत बाबा बालकनाथ जी के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, इसको लेके हवन यज्ञ करवाया गया। वर्तमान में बाबा अलवर में तिजारा विधानसभा से विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और पूरे राजस्थान में और अलवर जिले में तिजारा में काफी जगह हवन हो रहे हैं। इसी को लेकर सरपंचों में बड़ा खुशी है कि आने वाले 1-2 दिन में महंत बाबा बालकनाथ को मुख्यमंत्री के लिए घोषणा किया जाए। विश्व के महानतम जादूगरों में शुमार स्टंटमैन एवं ग्रेट मैजिशियन शिव कुमार ने शुक्रवार को धारूहेड़ा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के पास जादू शो के लिए बने हॉल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। यहाँ उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करते हुए कहा कि वे अपनी जादुई कला का प्रदर्शन 10 दिसंबर से धारूहेड़ा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक के पास करेंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि दरअसल जादू कोई चमत्कार और दैवी शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन कला है, या यूँ कहें कि हाथ की सफाई है। जादू में वास्तव में जो होता है वह दिखता नहीं है और जो दिखता है वह होता नहीं है। लगातार अभ्यास, लगन और एकाग्रता से यह सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि आजकल इंटरनेट और टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले बहुत से शो के दौरान अश्लीलता की भरमार होती है। इनमें से ऐसे भद्दे जमात होते हैं कि परिवार के लोग एक साथ बैठकर इन्हें देख नहीं सकते, जबकि उनका मैजिक शो एक फैमिली शो है जिसको परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि मंच पर करोड़ों रुपए की वर्षा, डायनासोर का मंच पर अचानक प्रवेश और महात्मा गांधी का प्रकट होने जैसे बहुत से जादू धारूहेड़ा, भिवाड़ी, टपुकड़ा सहित क्षेत्र की जनता अब उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जादू मंच पर आसानी से देख पाएंगी। आपको बता दें कि जादूगर शिव कुमार को एशिया प्राइड अवार्ड, राष्ट्र गौरव अवार्ड, राठ डायमंड अवार्ड, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड सहित सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। शिव कुमार जादू जगत में आज एक चमकते सितारे के रूप में जाने जाते हैं। वे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाकर देश का नाम रोशन करने वाले एकमात्र जादूगर बने हैं। वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान जादूगर शिव कुमार ने कुछ जादुई कारनामे प्रस्तुत कर पत्रकारों को भी चकित कर दिया। इस दौरान शिवा मैजिको के मैनेजर मोतीलाल यादव, हवा सिंह दहिया, मीडिया प्रभारी संजय बागड़ी सहित काफी संख्या में पत्रकार बंधु मौजूद रहे। देश का जो हमारी एक विरासत की कला लुप्त होने के कगार पे है। देश के अंदर हम चंद जादूगर इस कला को जिंदा रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और लोगों से जुड़ रहे हैं। विलुप्ति का कारण क्या मानते हैं? टीवी
मोबाइल, नेट, इनमें सब बिजी हैं। लाइव शो को देखना पसंद कम करते हैं लोग। इसमें अगर किसी तरीके से बात आए, क्योंकि सरकार डेवलपमेंट की बात करती है, एसपी डेवलपमेंट की बात करती है, स्वरोजगार की बात करती है, क्या इस रोजगार के क्षेत्र में क्या आपका जो ये कला है, आपका जो आर्ट है, वर्षों से सरकार से हमारी मांग है कि इस कला को ललित कला का दर्जा दिया जाए, इस कला को कला का दर्जा दिया जाए और ललित कला का दर्जा दे के ये घर घर तक पहुँचे और बहुत से बच्चों को, लड़कों को, युवाओं को रोजगार मिले। अलवर जिले की पंचायत समिति गोविंदगढ़ में हालात सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ कर्मचारियों की लेट लतीफी अभी तक जारी है। कार्य के प्रति उदासीनता यहाँ पर साफ झलकती हुई नजर आ रही है। जहाँ राजस्थान सरकार ने आदेश जारी कर सुबह 9:30 बजे सभी कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के आदेश दिए हुए हैं, लेकिन गोविंदगढ़ पंचायत समिति में कर्मचारी अपनी मनमर्जी से आते हैं और मनमर्जी से जाते हैं। 7 और 8 दिसंबर को 9:45 बजे तक पंचायत समिति कार्यालय में कोई भी अधिकारी नहीं था। जब अधिकारियों से इस विषय में बात की गई तो उनका कहना था कि हम समय पर आते हैं, सब व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन जब समय पर वीडियो बनाई गई और वीडियो में समय और दिनांक दर्शाया गया है तो अधिकारियों की बोलती बंद हो गई, लेकिन वे कैमरे पर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। खैरतल में स्वामी ध्यानगिरी महाराज की 32वीं बरसी उत्सव की तैयारियों को लेकर आनंद नगर कॉलोनी स्थित गुरु मंगलगिरी संन्यास आश्रम गोविंदगिरी महाराज के सानिध्य में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उत्सव की तैयारियों को लेकर विभिन्न निर्णय लिए गए। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश रोगा ने बताया कि बैठक के दौरान 13 जनवरी से 14 जनवरी तक आयोजित 2 दिवसीय विशाल मेले और 7 जनवरी रविवार को आयोजित रक्तदान शिविर की सभी तरह की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सेवादारों को दी गई। कार्यक्रम के दौरान 7 जनवरी रविवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं 13 जनवरी प्रातः 5 बजे शहर के मुख्य मार्गों से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं प्रातः 11:15 बजे ध्वजारोहण, 7:30 बजे मेले में बीकानेर, राजकोट, जोधपुर, दिल्ली, जयपुर के सेवादारों की ओर से भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा 14 जनवरी को प्रातः 9 बजे हवन यज्ञ, 11 बजे कन्या भोज, 11:15 बजे सत्संग प्रवचन, दोपहर 12 बजे विशाल आम भंडारा, 6:30 बजे पल्लव, 7:30 बजे बहराना साहिब का आयोजन किया जाएगा। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सकट गांव में आसन की डूंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ मंदिर पर ग्रामीणों के सहयोग से विश्व शांति एवं मानव कल्याण के लिए रुद्र महायज्ञ एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। शुक्रवार को भागवत कथा में कृष्ण रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया गया। कथा के दौरान उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने कहा कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। भागवत श्रवण से मनुष्य के सभी मनुष्य सहज ही पूर्ण हो जाते हैं। ईश्वर की भक्ति में ही शक्ति निहित है। कृष्ण रुक्मणी विवाह में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर कन्यादान किया। इस दौरान महिलाओं ने बधाई और मंगल गीत गाए। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी के जयकारों से संपूर्ण वातावरण धर्ममय हो गया। वहीं कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं मंदिर परिसर में बनी यज्ञशाला की यज्ञ वेदियों में यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने यजमानों से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आहुतियां दिलवाई और शिव पुराण कथा से शिव की उत्पत्ति व ओम नमः शिवाय मंत्र की उत्पत्ति के रहस्य के बारे में बताया। वहीं गोविंद रास मंडल के कलाकारों द्वारा तुलसी शालिग्राम की उत्पत्ति की लीला का मंचन किया गया। रासलीला मंडल के आचार्य गोविंद शर्मा ने बताया कि वृंदावन के निधिवन में आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के संग रास करते हैं। वहीं यज्ञ कमेटी अध्यक्ष नरसी राम मीणा और कमेटी उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि महायज्ञ व कथा का समापन पूर्ण आहुति और भंडारे के साथ 10 दिसंबर को होगा। गोविंदगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने शुक्रवार को उपखंड के कच्च रोटी गांव स्थित स्कूल में मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्था प्रधान से अन्य व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी ने स्कूल में मिड डे मील में खाद्यान्न की स्थिति, वितरण, कुक हेल्पर का मानदेय, स्टॉक रजिस्टर आदि की जांच की। वहीं मौके पर मौजूद पोषाहार प्रभारी सहित संस्था प्रधान को स्कूल परिसर में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया। गौरतलब है कि उपखंड अधिकारी सुरेंद्र प्रसाद विद्यालयों में निरीक्षण के साथ प्रधानाचार्यों को नियमित पोषाहार की जांच करने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान विद्यालय में बच्चों से रूबरू होते हुए उनके शैक्षिक स्तर की जांच कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कक्ष में जाकर बच्चों से सवाल जवाब किए और बच्चों को पढ़ाने भी लगे। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत गढ़ी सवाई राम कस्बे के रामलीला मैदान में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन समुद्र मंथन की कथा सुनाई गई। कथा आचार्य प्रभाती लाल शर्मा ने कहा कि समाज व देश के हित के लिए भगवान शंकर ने विष का पान किया था। ठीक उसी प्रकार मनुष्य को लोक कल्याण के लिए बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार हर युग में एवं हर समय होता रहता है। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा व अधर्म के विनाश के लिए होता है। कथावाचक ने ध्रुव चरित्र, जड़ भरत, प्रहलाद चरित्र की कथा मार्मिक ढंग से सुनाई।
कठुमर कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली की अध्यापिका ने नवाचार के तहत अपने ही स्कूल के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को गर्म वस्त्रों का वितरण किया। स्कूल इंचार्ज संतोष शर्मा ने बताया कि स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका स्नेहलता चौधरी ने 123 जरूरतमंद और गरीब विद्यार्थियों को जर्सी में मोजे वितरित किए। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी एवं प्रसन्नता की झलक दिखाई दी। वहीं विद्यालय परिवार और स्कूल प्रबंधन समिति ने अध्यापिका स्नेहलता चौधरी को उनके भामाशाही व्यक्तित्व के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर संतोष गर्ग, कमल सिंह, भजन लाल शर्मा, स्नेहलता, नटवर सिंह, बच्चू सिंह, सुरेंद्र सिंह, गुलाब चंद, राधा देवी, पुखराज परिहार, दीपेंद्र शर्मा, राममूर्ति सहित विद्यालय का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। मैं यहाँ कांकरौली विद्यालय में 2018 से कार्यरत हूँ और मुझे बच्चों के लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा अपने परिवार से मिलती रही है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पूरा जीवन बच्चों के हित में, भलाई में ही कार्य करता रहे। बहुत बढ़िया बोल। उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरौली की छात्रा और छात्रों को हमारे इस विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका श्रीमती स्नेहलता मैडम के द्वारा गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया है, जिसमें जर्सी और मोजे शामिल हैं। इस तरह से 83 बच्चों को इन्होंने जर्सी और मोजे वितरित किए हैं। हमारी हिंदी में एक दोहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई घटा न तिल भर नीर, और दान दिए धन ना घटे कह गए दास कबीर। तो ये कहावत उनके ऊपर सटीक बैठ रही है। ये हर साल इसी तरह से बच्चों को गर्म वस्त्र वितरित करती हैं। हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित रूप से पूरा विद्यालय परिवार इनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। सरकारी विद्यालयों में ज़्यादातर गरीब तबके के बच्चे ही अध्ययन करते हैं, तो उनके लिए इससे बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा और हमारे अध्ययन में और अध्यापन में भी इससे गति मिलेगी। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। रैणी उपखंड क्षेत्र के टहटड़ा गांव निवासी सशस्त्र सीमा बल में तैनात खुशीराम मीणा की मौत के बाद शुक्रवार को गांव में सन्नाटा पड़सा रहा। यहां लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जले। जानकारी के अनुसार 65वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल बेतिया पटना में आरक्षी चालक पद पर कार्यरत खुशीराम मीणा की शुक्रवार तड़के अचानक मौत होगी। विभागीय सूचना के मुताबिक खुशीराम की शुक्रवार रात्रि करीब 2 बजे पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे कमलनाथ तिवारी अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उन्हें पुणे वापस लाया गया। उसके बाद शुक्रवार को सुबह करीब 7 बजे खुशीराम का स्वास्थ्य बिगड़ने पर पुणे कमलनाथ तिवारी अनुमंडलीय अस्पताल बगहा में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना मिलते ही रैणी क्षेत्र में गमगीन माहौल बना रहा। जवान का पार्थिव शरीर शनिवार तड़के उनके गांव टहटड़ा पहुंचेगा। किशनगढ़ बास कस्बे में मार्गशीर्ष माह की उत्पन्ना एकादशी के पावन पर्व पर राहगीरों और आमजन को केसर युक्त मीठे दूध का वितरण किया गया। यह आयोजन पूर्व प्रधान पद्मश्री सूर्यदेव बारेट के निवास के बाहर मुख्य मार्ग पर उनके पौत्र एडवोकेट जन्मेजय सिंह बारेट और उनकी पत्नी एडवोकेट जानकी देवी ने सुधीर पालावत के नेतृत्व में किया। इस मौके पर एडवोकेट जन्मेजय सिंह बारेट ने बताया कि मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी उत्पन्ना एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त भाव और समर्पण के साथ भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए प्रसाद के रूप में केसर युक्त गर्मा गर्म दूध का वितरण किया गया है। एकादशी का पावन पर्व था और उस पर्व के उपलक्ष्य में हम लोगों को यहाँ सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म दूध, बादाम, पिस्ता केसर डाल के पिला रहे हैं, जिससे बड़ा हर्षोल्लास का माहौल यहाँ बना हुआ है। इससे हमें भी खुशी मिल रही है और हम चाहते ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दूध पिएं और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहे। हरसोली कस्बे के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल और राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय में आरपीएफ के 2 सौजन्य से ऑफ इन प्रभारी नीतू बैरागी के नेतृत्व में कानून के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ऑफ अलवर प्रभारी नीतू बैरागी ने बच्चों को रेलवे के परिचय के साथ साथ विधिक जागरूकता 139 की जानकारी तथा रेलवे से जुड़ी विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बच्चों को चलती गाड़ी में चैन नहीं खींचने, ट्रेन पर पत्थर नहीं मारने, पायदान पर बैठकर यात्रा नहीं करने, ट्रक के आसपास पशुओं को नहीं चराने, यात्रा के दौरान किसी से कोई खाने की चीज़ नहीं लेने। वहीं यात्रा के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ की घटना होने पर इसकी जानकारी 139 पर देने की जानकारी दी। साथ ही ज्वलनशील पदार्थों को ट्रेन में नहीं ले जाने सहित अनेक जानकारियों से स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक किया। इस मौके पर बीएफ थाना प्रभारी नीतू बैरागी, एएसआई श्रीराम मीणा, हेड कांस्टेबल रामेश्वर सिंह, प्रधानाध्यापक अजय गुप्ता, व्याख्याता कुलदीप चौधरी,
ओम प्रकाश गुर्जर, अमन यादव, ममता चौधरी, महिला सलाहकार दीपिका जांगिड़, कोयल कुमारी, अध्यापक कर्ण सिंह गुर्जर, सरजीत चौधरी, जितराम चौधरी, मनीष शर्मा, संजय भारद्वाज सहित समस्त स्कूल स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। आज समाचार में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।